हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद श्री। देखिए, उत्तर प्रदेश पीसीएस और आरओ की फिल्म टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है 2023 की। या टेस्ट नंबर आपका 138 है। 137 टेस्ट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। प्ले लिस्ट बना रखी है, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। देखिए, अगर आप किसी भी स्टेट पीसीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसे कि बीपीएससी, एमपीपीएससी, झारखंड पीसीएस, छत्तीसगढ़ पीसीएस, उत्तराखंड पीसीएस, हिमाचल प्रदेश पीसीएस या फिर आरएस, तो आप मेरे टेस्ट सीरीज को देखिए, आपको काफ़ी फायदा मिलेगा। या किसी वनडे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो भी आप मेरे टेस्ट सीरीज को देखिए, क्योंकि जो भी क्वेश्चंस हैं वो सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए, जो लोग फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं हमारे चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के बाद से बेल आइकन को प्रेस कर लें कि मेरी जब भी वीडियो आए तो उनको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और देखिए, उत्तर प्रदेश पीसीएस 2023 का नोटिफिकेशन आ चुका है, तो आप लोग फॉर्म को अप्लाई कर दीजिए और वीडियो को देखा कीजिए आप लोग, ठीक है। अगर जिन लोगों ने नहीं देखा है टेस्ट नंबर 1 से, तो वो जो है कि टेस्ट नंबर 1 से स्टार्ट करें और टेस्ट नंबर 138 तक पहुंचे और कंटिन्यू भी ऐसे ही चलती रहेगी, तो आप लोग देखें, ठीक है। क्योंकि जितना वीडियो देखेंगे उतना क्वेश्चन जो है कि आप लोगों का रिवीजन हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्री ने विजयनगर साम्राज्य में सती प्रथा के प्रचलन का उल्लेख किया है? अब्दुल रज्जाक, एडोर्डो बारबोसा, मार्को पोलो, निकोलो कॉन्टी। निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्री ने विजयनगर साम्राज्य में सती प्रथा के प्रचलन का उल्लेख किया है? तो किसने किया है? तो ये किया है एडोर्डो बारबोसा ने। देखिए, ये पुर्तगाल का यात्री था, ठीक है। और ये 1516 ईस्वी में कृष्णदेवराय के शासनकाल में विजयनगर की यात्रा किया था इसने। और इसने विजयनगर साम्राज्य में सती प्रथा के प्रचलन का उल्लेख किया है। ये कहाँ का था? तो ये था पुर्तगाल का। अगर हम बात करें अब्दुल रज्जाक की, तो ये कहाँ का था? तो ये था आपका ईरान का। मार्को पोलो ये वेनिस का था और निकोलो कॉन्टी जो है कि ये इटली का था। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? चंबल नदी अपने उत्खात वाली भू आकृति के लिए प्रसिद्ध है। यमुना की अधिकतर सहायक नदियां विंध्याचल और कैमूर पर्वत श्रेणियों से निकलती है। इसमें से पूछा जा रहा है कि कौन सा सत्य है। देखिए, चंबल नदी अपने उत्खात वाली भू आकृति के लिए प्रसिद्ध है, बिल्कुल सही है। देखिए, जो चंबल नदी है ना, ये कहाँ से निकलती है? तो ये निकलती है मध्य प्रदेश के महू जनपद पहाड़ी से निकलती है। यमुना की अधिकतर सहायक नदियाँ विंध्याचल और कैमूर पर्वत श्रेणियाँ से निकलती है, बिल्कुल सही है। ये जो यमुना की अधिकतर सहायक नदियाँ हैं, ये विंध्याचल और कैमूर पर्वत श्रेणियाँ से निकलती है। देखिए, इन नदियों में कौन कौन सी नदियाँ हैं? तो देखिए, आपका चंबल है, केन है, बेतवा, ये सब सारी नदियां जो है कि कहाँ से निकलती है? तो ये विंध्याचल और कैमूर पर्वत श्रेणियों से निकलती है, जो कि ये सब सारी क्या है? यमुना की सहायक नदियां हैं। तो पहला भी सही है और दूसरा भी सही है, तो ये हो जाएगा आपका 1 और 2 दोनों सही है। अभ्यारण्य एवं उनकी अवस्थिति का गलत युग्म बताइए। विक्रमशिला गांगेय डॉल्फिन अभ्यारण्य बिहार, सिमलीपील बाघ अभ्यारण्य ओडिशा, नेलपट्टू पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु, पेरियार अभ्यारण्य केरल। देखिए, कुछ अभ्यारण्य का नाम दिया गया है और उनकी अवस्थिति कहाँ पे है, उसमें से गलत युग्म बताना है आपको। विक्रमशिला गांगेय डॉल्फिन अभ्यारण्य कहाँ पे है? तो ये बिहार में है। सिमलीपील बाघ अभ्यारण्य कहाँ पे है? तो ये उड़ीसा में है। नेलपट्टू पक्षी अभ्यारण्य ये कहाँ पे है? तो नेलपट्टू पक्षी अभ्यारण्य आपका तमिलनाडु में नहीं है, ये है आपका आंध्र प्रदेश में, ठीक है। पेरियार अभ्यारण्य कहाँ पे है? तो ये केरल में है। तो गलत युग्म कौन सा हो जाएगा? नेलपट्टू पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु में नहीं है, ये आंध्र प्रदेश में है। निम्न कथनों को पढ़कर कूट के अनुसार सही उत्तर का चयन कीजिए। खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 ने खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम 1954 का स्थान लिया। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में स्वास्थ्य सेवाओं के महानिदेशक के प्रभार में है। देखिए, इसमें से आपको सही उत्तर का चयन करना है। जो खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम है 2006 का, इसने जो है कि खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम 1954 का स्थान लिया है, बिल्कुल सही है। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में स्वास्थ्य सेवाओं के महानिदेशक के प्रभार में है। देखिए, जो ये भारतीय खाद्य सुरक्षा है ना,
ये जो है कि इसका संचालन जो है कि भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत किया जाता है। इसका मुख्यालय कहाँ पे? तो इसका मुख्यालय आपका दिल्ली में है। और ये जो है कि मानव उपभोग के लिए पौष्टिक खाद्य पदार्थों को उत्पादन, भंडारण, बिक्री, वितरण और आयात की सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने का ये कार्य करता है। ठीक है, तो ये पहला वाला सही है और दूसरा गलत है। ये हो जाएगा आपका केवल एक सही है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर कर चयन कीजिए। सूची फर्स्ट में विश्व की कुछ जनजातियों का नाम दिया गया है और सूची सेकंड में उसका देश दिया गया है। देखिए, अगर बोरो जनजाति के बारे में हम बात करें तो ये कहाँ पे निवास करती है? तो बोरो जनजाति जो है कि ब्राजील में निवास करती है। इकाथा जनजाति, इसका निवास स्थान दक्षिण अफ्रीका में है। हैदा जनजाति ये अमेरिका में निवास करती है। और तार जनजाति जो है कि साइबेरिया में निवास करती है। तो बिल्कुल सही सही सीधा सीधा सुमेलित है। तो ये हो जाएगा आपका 1, 2, 3 एंड 4। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। प्रागैतिहासिक कुल्हाड़ियां कहां से मिली है? अरिकामेडू से, अतिरमपक्कम से, सनूर से, आदिचलनूर से। प्रागैतिहासिक कुल्हाड़ियां कहां से मिली है? तो ये मिली है आपका अतिरमपक्कम से। बी ऑप्शन आपका सही है। देखिए, दक्षिण भारत में कोर्तियालार नदी घाटी पूर्ण पाषाण सामग्रियों के लिए महत्वपूर्ण है और इसकी घाटी में स्थित बदमदुरै नामक स्थान से निम्न पूरा पाषाण काल के बहुत सारे उपकरण प्राप्त हुए हैं जो कि किससे बने हुए थे? तो इनका निर्माण जो है कि क्वार्टाइज पत्थरों से किया गया था। ठीक है, देखिए जो ये कोर्तियालार है, इस घाटी का दूसरा महत्वपूर्ण स्थल पूर्ण पाषाणकालीन स्थल है कौन सा? अतिरमपक्कम। तो ये हो जाएगा आपका दूसरा ऑप्शन। गलत युग्म की पहचान कीजिए। केंद्रीय कॉफी अनुसंधान संस्थान कुर्ग, भारतीय गन्ना प्रजनन संस्थान कोयम्बटूर, केंद्रीय चारा बीज उत्पादन फार्म अल्मोड़ा और केंद्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान पोर्ट ब्लेयर। गलत युग्म बताना है आपको। केंद्रीय कॉफी अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? तो ये है आपका कुर्ग में। ठीक है, ये भारतीय गन्ना प्रजनन संस्थान कहाँ पे है? तो कोयम्बटूर में है। केंद्रीय चारा बीज उत्पादन फार्म ये आपका अल्मोड़ा में नहीं है, ये है आपका हैसरघाट कर्नाटका में। ठीक है, और केंद्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान ये है आपका पोर्ट ब्लेयर में। तो गलत कौन सा है? तो केंद्रीय चारा बीज उत्पादन फार्म ये अल्मोड़ा में नहीं है, ये है आपका हैसरघाट कर्नाटका में है। शिखर एवं अवस्थिति का गलत युग्म बताइए। माउंट हैरियट दक्षिणी अंडमान, माउंट थूलियर ग्रेट निकोबार, माउंट कोयोबो उत्तरी अंडमान, सैंडल पीक उत्तरी अंडमान। इसमें आपको गलत बताना है। देखिए, माउंट हैरियट ये कहाँ पे है? तो ये है आपका दक्षिणी अंडमान में। माउंट थूलियर कहाँ पे है? तो ये आपका ग्रेट निकोबार में है। माउंट कोयोबो ये आपका उत्तरी अंडमान में नहीं है, ये दक्षिणी अंडमान में है। ठीक है, और सैंडल पीक कहाँ पे है? तो ये उत्तरी अंडमान में है। ये हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। प्रतिवर्ष विश्व जल दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को, 24 सितंबर को, 24 अप्रैल को, 15 फरवरी को। देखिए, प्रत्येक वर्ष जो है कि विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 22 मार्च को। ए ऑप्शन आपका सही है। देखिए, 22 मार्च को पूरे विश्व में विश्व जल दिवस मनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य है कि विश्व के सभी देशों में स्वच्छ एवं सुरक्षित जल की उपलब्धता सुनिश्चित करवाना है। इसका मुख्य उद्देश्य, इसको मनाने का मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका ए ऑप्शन। पूर्वोत्तर भारत के मध्यकालीन राज्यों के संदर्भ में पाइका की स्थिति क्या थी? इन्हें राज्य के लिए कार्य करने हेतु बाधित किया जाना था, अन्य राज्यों की सेवा हेतु भर्ती किए गए, इनके पास बड़ी मात्रा में भूमि और सेना था और यह लोक कल्याण हेतु इसे दान करते थे, यह साहित्य और कला के संरक्षक थे। पूर्वोत्तर भारत में मध्यकालीन राज्यों के संदर्भ में पाइका की स्थिति क्या थी? ठीक है, तो देखिए, इन्हें जो है राज्य के लिए कार्य करने हेतु बाधित किया जाता था और इन्हें ही क्या कहा जाता था? पाइका कहा जाता था। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका ए ऑप्शन। भारत हेतु संवैधानिक सुधारों संबंधी प्रथम श्वेत पत्र को किसके द्वारा तैयार और ब्रिटिश संसद के संयुक्त प्रवर समिति के विचारार्थ प्रस्तुत किया गया था? बटलर आयोग,
रेडक्लिफ आयोग, हंटर आयोग, साइमन आयोग। भारत हेतु संवैधानिक सुधारों संबंधी प्रथम श्वेत पत्र को किसके द्वारा तैयार और ब्रिटिश संसद की संयुक्त प्रवर समिति के विचारार्थ प्रस्तुत किया गया था? तो वो था आपका ये साइमन आयोग। डी ऑप्शन आपका सही है। देखिए, अगर हम साइमन आयोग की बात करें तो भारत सरकार अधिनियम जो 1919 का अधिनियम था, ठीक है, इसमें यह प्रावधान किया गया था कि जो ये 1919 का अधिनियम है, इसमें हुई प्रगति की समीक्षा करने के लिए 10 वर्ष बाद जो है कि एक आयोग का गठित किया जाएगा। 10 वर्ष बाद मतलब कि 1919 के बाद 1919 के बाद जो है कि ये हो जाएगा 1929 तक, ठीक है। 1929 के बाद जो है कि मतलब 10 वर्ष बाद जो है कि एक आयोग का गठन किया जाएगा, मतलब इस अधिनियम की प्रगति की समीक्षा करने के लिए। लेकिन ऐसा हुआ कि द्वैत शासन की असफलता और भारतीयों के द्वारा अधिक स्वायत्तता की मांग को लेकर के ये 10 वर्ष से पहले ही, ठीक है, ये 10 वर्ष से पहले ही क्या हुआ कि सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय आयोग का गठन किया गया था। कब? 8 नवंबर 1927 में। मतलब कि ये 1929 के बाद इसको गठन किया जाना था। लेकिन इन सब सारे चीज़ों को लेकर के, द्वैत शासन की सफलता को लेकर के और भारत के द्वारा अधिक स्वायत्तता की मांग को लेकर के इसका गठन जो है कि 8 नवंबर 1927 को ही कर दिया गया सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में, ठीक है। देखिए, ये आयोग जो था ना, इसमें जो है कि सारे जो है कि अंग्रेज थे, ठीक है, सारे अंग्रेज थे। जो भी 7 सदस्य थे इसमें, ये सारे अंग्रेज थे। इस वजह से इसे श्वेत आयोग भी कहा जाता है, ठीक है। श्वेत आयोग या प्रथम श्वेत पत्र बोल सकते हैं, कहा जाता है ये, ठीक है। देखिए, इस आयोग में कोई भी भारतीय शामिल नहीं हुआ। इस वजह से क्या हुआ कि इसका काफी विरोध हुआ, ठीक है। इसने जो है कि 3 फरवरी 1928 को ये मुंबई पहुंचा और ये अपनी रिपोर्ट जो है कि 30 जून 1930 को अपनी रिपोर्ट जो है सबमिट किया था, ठीक है। तो ये था आपका साइमन आयोग। क्लाइव ने भारत में दोहरा शासन क्यों स्थापित किया? उसे इसी प्रकार के आदेश दिए गए थे। मुगल सम्राट ऐसा ही चाहता था। उसे लोगों के विरोध का डर था। वह बंगाल के पूरे शासन के उत्तरदायित्व को संभालना नहीं चाहता था। लॉर्ड क्लाइव ने बंगाल में दोहरा शासन मतलब द्वैत शासन क्यों स्थापित किया? तो इसने इसलिए स्थापित किया क्योंकि उसे लोगों को विरोध का डर था। ये सी ऑप्शन आपका सही है। देखिए, रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल में द्वैत शासन की शुरुआत किया और इस व्यवस्था के तहत क्या हुआ? द्वैत शासन मतलब दोहरा शासन, मतलब कि 2 लोगों के हाथ में शासन, कुछ मतलब दूसरे के या कुछ दूसरे के, मतलब कुछ जो है कि दोनों लोगों के हाथ में शासन होना चाहिए, उसे हम दोहरा शासन कहते हैं, ठीक है। उसमें क्या था कि जो लॉर्ड क्लाइव था उसने जो है कि राजस्व वसूली, प्रशासन व दीवानी न्याय क्या किया कि अपने पास रख लिया और जो बचा था फौजदारी मामला, आंतरिक शांति व्यवस्था और अन्य सभी प्रशासनिक कार्य किसको दे दिया? तो नवाब को दे दिया, ठीक है। तो मतलब कुछ इसके हाथ में हो गया और कुछ नवाब के हाथ में हो गया, इसीलिए ये दोहरा शासन था, ठीक है। और ये द्वैत शासन तो इसने लागू किया लॉर्ड क्लाइव ने, लेकिन द्वैत शासन को समाप्त किसने किया? ये आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे, ठीक है। 1757 में अंग्रेजों के विरुद्ध सिराजुद्दौला के अभियान का तत्कालिक कारण क्या था? अंग्रेजों द्वारा अपनी वस्तुओं पर कर न देना, कलकत्ता में पहुंचने वाली भारतीय वस्तुओं पर अंग्रेजों द्वारा भारी शुल्क लगाया जाना, नवाब की बिना अनुमति या उसकी जानकारी के अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता के अतिरिक्त किले बंद किया जाना और अंग्रेजों द्वारा सिराजुद्दौला के विरोधी शौकत जंग का समर्थन किया जाना। 1757 में अंग्रेजों के विरुद्ध सिराजुद्दौला के अभियान का तत्कालिक कारण क्या था? इसका कारण यह था कि नवाब की बिना अनुमति या उसकी जानकारी के अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता में अतिरिक्त किलेबंदी किया जाना था। तो ये हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। निम्नलिखित राजवंशों में से किसने शीशे के सिक्के चलवाए? सातवाहन, नंद, मौर्य, पश्चिमी, क्षत्रप। वो कौन सा राजवंश था जिसने शीशे के सिक्के चलवाए? कौन था वो? तो वो थे सातवाहन। ए ऑप्शन आपका सही है। देखिए, सातवाहन ये जो है ना, स्वर्ण का प्रयोग जो है कि बहुमूल्य धातुओं के रूप में किया होगा इसने। मतलब अगर देखा जाए तो जो सातवाहन था
इसने ये राजवंश स्वर्ण का प्रयोग जो है कि बहुत ही बहुमूल्य धातुओं के रूप में किया होगा। ठीक है, इसलिए जो है कि सोने के सिक्के ये नहीं चलवाए। ठीक है, देखिए कुषाणों की तरह जो है कि इन्होंने भी सोने के सिक्के नहीं चलवाए। सातवाहनों ने अधिकांश सिक्का चलवाया शीशे का। ठीक है, और शीशे के साथ साथ जो है कि कुछ अतिरिक्त सिक्के थे जो तांबे के थे और कांसे की मुद्राएं चलवाई, लेकिन ये सोने के सिक्के नहीं चलवाए। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका ए ऑप्शन। वह विदेशी यात्री कौन था जिसने तालीकोटा युद्ध में पराजय के उपरांत विजयनगर का भ्रमण एवं वर्णन किया था? निकोलो कोंटी, सीजर, फ्रेडरिक, अब्दुल रज्जाक, इब्न बतूता। पूछा जा रहा है कि वह विदेशी यात्री कौन था जिसने तालीकोटा युद्ध में पराजय के उपरांत विजयनगर का भ्रमण एवं वर्णन किया था। तो कौन था? तो वो था आपका सीजर फ्रेडरिक। देखिए तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? तालीकोटा का युद्ध हुआ था 23 जनवरी 1565 में। ठीक है, तालीकोटा का युद्ध हुआ था 23 जनवरी 1565 में दक्कन के सुल्तानों और विजयनगर साम्राज्य के बीच ये लड़ा गया था। देखिए विजयनगर साम्राज्य की वह लड़ाई जो है ना, ये लड़ाई कहाँ पे हुई थी? तो ये राक्षस तंगड़ी नामक गांव में हुई थी। ठीक है, इसलिए इसको जो तालीकोटा का युद्ध है उसको राक्षस तंगड़ी नामक से भी जाना जाता है। ठीक है, देखिए इस युद्ध में विजयनगर साम्राज्य की क्या हुआ था? हार हुई थी, और इस युद्ध के उपरांत विजयनगर का भ्रमण सीजर फ्रेडरिक के द्वारा जो है कि किया गया था, और ये जो है कि विदेशी यात्री था। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर कर चयन कीजिए। सूची फर्स्ट में कुछ निर्माता का नाम दिया गया है और सूची सेकंड में स्मारक का नाम दिया गया है कि किस स्मारक का निर्माण जो है कि कौन सा निर्माता के द्वारा किया गया था। देखिए लोक महादेवी। ठीक है, लोक महादेवी की हम बात करें तो इनके द्वारा जो है कि किस स्मारक का निर्माण किया गया था? तो इनके द्वारा जो है कि पटडकल का विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण किया गया था। नरसिंह बर्मन की बात करें तो इनके द्वारा द्रौपदी रथ स्मारक का निर्माण किया गया था। राजराज की बात करें हम तो इनके द्वारा तांजोर का बृहदीश्वर मंदिर का निर्माण किया गया था, और राज सिंह पल्लव के द्वारा कांची का कैलाश मंदिर का निर्माण किया गया था। तो ये हो जाएगा आपका 3142। ये सी ऑप्शन आपका सही है। शंकुधारी वनों में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? चेरनोजेम, चेस्टनट, लेटोजन, पाटजाल। शंकुधारी वनों में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो शंकुधारी मतलब कि टैगा वनों में पाटजाल प्रकार की मिट्टियां पाई जाती है, और ये मिट्टियां जो है कि अम्लीय होती है। तो ये हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। चैपरल वन मिलते हैं ब्राजील में, कैलिफोर्निया में, इंडोनेशिया में, मध्य चिली में। पूछा जा रहा है कि चैपरल वन कहाँ पे मिलते हैं ये? तो देखिए भूमध्य सागरीय प्रदेश में पाए जाने वाली झाड़ियों को कैलिफोर्निया में क्या बोला जाता है? चैपरल वन बोला जाता है। ठीक है, तो ये पाया जाता है आपका कैलिफोर्निया में। तो ये हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर कर चयन कीजिए। सूची फर्स्ट में कुछ रचनाएं का नाम दिया गया है और सूची सेकंड में लेखक का नाम दिया गया है। अगर हम बात करें कर्पूर मंजरी की, तो कर्पूर मंजरी रचना जो है कि किसके द्वारा की गई है? तो राजशेखर के द्वारा। मालविकाग्निमित्रम ये किसके द्वारा किया गया है? तो ये कालिदास के द्वारा रचना किया गया है। और नागानंद ये हर्ष के द्वारा रचा गया है। और किरातार्जुनियम ये जो है कि भारवी के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, तो ये बिल्कुल सीधा सीधा सुमेलित है। तो ये हो जाएगा आपका ए ऑप्शन 1, 2, 3, 4। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर कर चयन कीजिए। सूची फर्स्ट में कच्छ वनस्पति का नाम दिया गया है और सूची सेकंड में राज्य का नाम दिया गया है। अचरा रत्नागिरी ये कहाँ पे है? तो ये जो है कि सिचुएटेड है महाराष्ट्र में। कूड़ापुर ये आपका कर्नाटक में है। पिचवरम ये तमिलनाडु में है। और वेमनाड जो है कि आपका केरल में पड़ता है। तो ये भी बिल्कुल सीधा सीधा सुमेलित है। तो ये हो जाएगा आपका ए ऑप्शन 1, 2, 3, 4। देखिए क्वेश्चन पूछा गया था आप लोगों से पिछले वीडियो में कि ऑस्ट्रेलिया एवं तस्मानिया के मध्य कौन सी जलसंधि है? टारेस जलसंधि, बास जलसंधि, कुक जलसंधि, हुंडास जलसंधि।
ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया के मध्य कौन सी जल संधि है? तो यहाँ पे जो है कि टैरिस जल संधि है। ए ऑप्शन आपका सही है। आज का क्वेश्चन देख लेते हैं। आज का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान से गर्त आवास के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? कोल्हडीहवा, ब्रह्मगिरी, बुरझोम, संगनकल्लू। तो पूछा जा रहा है कि किस स्थान से गर्त आवास के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। इसका आंसर मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। देखिए, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद से बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए कि मेरी जब भी वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। मेरा दूसरा चैनल है श्री जीएस पॉइंट, आप इसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पे मेरा पेज है स्टडी विद श्री के नाम से, और इंस्टाग्राम पे हमारी आईडी है स्टडी विद श्री 25 एंड श्री जीएस पॉइंट, और टेलीग्राम पे हमारा चैनल है स्टडी विद श्री। इन सब सारे का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां पे क्लिक करते आप यहाँ पे पहुंच जाएंगे। तो इन सब सारे जगहों से कनेक्ट हो जाइए, क्योंकि इन सब सारे जगहों पे स्टडी से रिलेटेड चीज़ें पोस्ट की जाती है, जिससे आप लोगों को फायदा पहुंच सकता है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगती है तो आप लोग एक लाइक कर दिया कीजिए, एक अच्छा सा कमेंट्स कर दिया कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर जरूर किया कीजिए। अगर वीडियो अच्छी नहीं लगती है तो आप लोग डिसलाइक कर दिया कीजिए, और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए डिसलाइक क्यों किया। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।